स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9th साइंस द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जिसको हम जनरली सेल भी बोल देते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। तो देखिए, इंट्रोडक्शन में आपको पढ़ना है कि जो सेल है उसकी डिस्कवरी कैसे हुई। तो सेल की डिस्कवरी के लिए रिस्पॉन्सिबल है आपके रॉबर्ट हुक। ठीक है, द सेल इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, इट इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, क्योंकि ये बेसिक आपकी यूनिट है जो हमारी बॉडी में सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करती है। ठीक है, अगर आप एक एग्जांपल लेके समझना चाहें तो देखिए, जैसे बिल्डिंग होती है तो बिल्डिंग जो बनती है वो किससे बनती है, ब्रिक से बनती है। ठीक है, ईंटों से बनती है, तो वो उसकी बेसिक यूनिट है। ठीक है, ऐसे ही हमारी बॉडी डिफरेंट सेल से मिलकर बनी होती है। ठीक है, और ये कंप्लीट स्ट्रक्चर है, मतलब इसमें जो जितनी भी हमारी बॉडी में अंदर प्रोसेसेस चलती रहती हैं, बायोकेमिकल एक्टिविटीज चलती रहती हैं, वो हमारी सेल्स के अंदर ही चलती है। ठीक है, इसलिए हम इसको स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ बोलते हैं। इट इज़ डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1831 इन अ कॉर्क स्लाइस विद द हेल्प ऑफ अ प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप। उनके पास एक माइक्रोस्कोप था, तब जनरली उतने पावरफुल माइक्रोस्कोप नहीं थे। ठीक है, अब किस साइंटिस्ट ने सेल के अंदर कौन कौन सी डिस्कवरीज की, ये क्वेश्चन आपके एमसीक्यू का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, सेल की डिस्कवरी रॉबर्ट हुक, लिविंग सेल की डिस्कवरी ल्यूवेनहॉक, न्यूक्लियस की डिस्कवरी रॉबर्ट ब्राउन, सेल थ्योरी स्केलेटन एंड स्वान, प्रोटोप्लाज्म की पुरकिंजे। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। दिस इज द सेल डायग्राम। ये ऊपर आपका एनिमल सेल है और नीचे प्लांट सेल है। देखिए, थोड़े से मैं आपको डिफरेंस बता देता हूँ बेसिक। तो जब एनिमल सेल की हम बात करते हैं तो एनिमल सेल में वैक्यूल आपको नहीं दिख रहा होगा। ठीक है, होता भी है तो बहुत स्मॉल होता है, जबकि यहाँ देखिए वैक्यूल कितना बड़ा है। ठीक है, एक तो ये डिफरेंस होता है। दूसरा डिफरेंस की बात करें तो यहाँ देखिए, ये सेल वॉल है, ये सेल वॉल है, जबकि यहाँ सेल मेम्ब्रेन है, सेल वॉल नहीं है एनिमल सेल में। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक डिफरेंस हैं जो आपके होते हैं प्लांट सेल और एनिमल सेल में। प्लास्टिड्स भी होता है, तो प्लास्टिड्स एनिमल सेल में नहीं पाया जाता, जबकि प्लास्टिड्स प्लांट सेल में पाया जाता है। प्लास्टिड्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस, उसमें क्लोरोफिल होता है, इसीलिए वो प्लांट सेल में ही मिलता है। ठीक है, चलिए इसके आगे भी इसके आप डिफरेंस देख लेते हैं। अब बात करते हैं टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, टाइप ऑफ सेल्स की। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स ऑर्गेनिज्म आर ऑफ टू टाइप्स। ठीक है, दो टाइप के ऑर्गेनिज्म से हम डील करेंगे। एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जिसमें अमीबा आता है, हमारा पैरामीशियम आता है और सम बैक्टीरियाज। ठीक है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, इसके अलावा ज़्यादातर जो होते हैं वो सब मल्टी सेलुलर ही होते हैं, जैसे फंजाई, प्लांट्स, एनिमल्स जितने भी हैं वो सब क्या हैं, मल्टी सेलुलर हैं। अगर आप टाइप ऑफ सेल्स की बात करें तो दो टाइप के सेल्स से हम डील करेंगे, एक प्रोकैरियोटिक और एक यूकैरियोटिक। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल्स आर बेसिक सेल्स। ठीक है, जो हमारे ज़्यादातर पाए जाते हैं, वो हमारे जो ऑर्गेनिज्म है यूनिसेलुलर उनमें पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए इनमें डिफरेंस देख लेते हैं। तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में डिफरेंस देख लेते हैं। देखिए, कभी भी आप डिफरेंस लिखें तो इसी तरह से लिखें, टेबुलर फॉर्म में। अगर आप टेबुलर फॉर्म में नहीं लिखेंगे तो वो कहानी लगेगी, कोई उसको टीचर पढ़ने वाला नहीं है। अच्छे नंबर लाने हैं तो आपको टेबुलर फॉर्म में लिखना पड़ेगा। ठीक है, प्रोकैरियोटिक जो सेल्स होते हैं, सेल्स ऑफ ऑर्गेनिज्म लैक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती नहीं है सेल्स में। ठीक है, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की भी बात करेंगे कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती क्या है। ठीक है, इसके अलावा न्यूक्लियोलस इज एब्सेंट, न्यूक्लियोलस इज प्रेजेंट। न्यूक्लियस होता है जहाँ राइबोसोम्स आर मेड। ठीक है, तो वहाँ जरूरत ही नहीं पड़ती उसकी। सिंगल क्रोमोसोम्स होता है, जबकि यहाँ सिंगल भी हो सकता है और मल्टी क्रोमोसोम्स भी हो सकते हैं। ठीक है, रिप्रोडक्शन इज ऑलवेज एसेक्सुअल, यहाँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है, जबकि यूकैरियोटिक में बोथ सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों हो सकते हैं। ठीक है, ऑलवेज यूनिसेलुलर, जितने भी प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं वो सब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं। ये जब ऑफन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट, कोई जो अंदर जो आपका सेल के अंदर जो भी
ऑर्गन होता है उसको ऑर्गन बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ मेम्ब्रेन नहीं होती किसी भी ऑर्गेनल के ऊपर, जबकि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स होते हैं। सेल के अंदर की चीज़ों को हम सेल ऑर्गेनल्स बोलते हैं, ठीक है। सेल डिवीजन इज बाय बाइनरी फ्यूजन, सेल डिवीजन इज बाय माइटोसिस एंड मीटोसिस, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गाई, ठीक है, जबकि यहाँ फंजाई, प्लांट सेल और एनिमल सेल जितने भी होते हैं वो सब मल्टी सेलुलर या फिर आप कह सकते हैं यूकैरियोटिक होती है, ठीक है। अब देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है ये प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंस, ठीक है। तो देखिए सेल वॉल इज एब्सेंट, जी मैंने बताया भी था आपको कि एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती, जबकि सेल वॉल यहाँ प्रेजेंट होती है। प्लास्टिड्स आर एब्सेंट, प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट। सेंट्रियोल्स आर प्रेजेंट, सेंट्रियोल्स आर एब्सेंट। गोल्जी बॉडीज आर प्रेजेंट, गोल्जी बॉडीज आर प्रेजेंट एंड कॉल्ड डिक्टोसम, ठीक है। वैक्यूल्स आर एब्सेंट इफ प्रेजेंट दे आर स्मॉल, ये भी बताया था मैंने कि वैक्यूल नहीं होता, होता भी तो बहुत स्मॉल होता है, जबकि प्लांट सेल में वैक्यूल काफ़ी प्रोमिनेंट होता है, बड़ा होता है। सेंट्रोसोम इज प्रेजेंट विद 1 और 2 सेंट्रियोल्स, जबकि यहाँ सेंट्रोसम प्रेजेंट नहीं होते हैं। देखिए ये सेंट्रोजोसोम है और जो सेंट्रियोल्स है ये अभी आपके सिलेबस में नहीं है, आगे जाके ये सिलेबस जब आप 11th-12th बायोलॉजी पढ़ेंगे तब आपको यहाँ पढ़ने को मिलेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं बेसिक जो टेक्निक्स हैं जो हमारे सेल के अंदर और बाहर जो चीज़ें होती हैं, ठीक है, तो वो किसके थ्रू होती हैं। तो देखिए जो भी गैसियस एक्सचेंज होता है बॉडी के सेल्स के अंदर वो डिफ्यूजन प्रोसेस से होता है। द स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ अ सब्सटेंस फ्रॉम रीजन ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन टू अ लोअर कॉन्सेंट्रेशन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। देखिए कोई भी चीज़ अगर हाइयर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जा रही है, जैसे मान लेते हैं सेल के अंदर हमारे कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा प्रोड्यूस हुई और बाहर हमने सक की ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन बाहर ज़्यादा है, अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड सेल से बाहर आएगी और ऑक्सीजन सेल के अंदर जाएगी, क्योंकि सेल के अंदर ऑक्सीजन की कमी है। तो कोई भी चीज़ हायर कॉन्सेंट्रेशन से किधर जाती है, लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ। एक और एग्जांपल देता हूँ रियल लाइफ का मैं, अगर मान लीजिए आपने एक कॉर्नर में अगरबत्ती जला दी, ठीक है, तो आपने देखा होगा कि जो उसकी महक है पूरे कमरे में थोड़ी देर बाद फैल जाती है, वो भी डिफ्यूजन प्रोसेस से होता है, क्योंकि जहाँ अगरबत्ती जलाई जाती है वहाँ कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होती है और जहाँ नहीं होती उसकी स्मेल वहाँ कॉन्सेंट्रेशन कम है ऑब्वियसली। तो हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूवमेंट होता है, ठीक है। सम सब्सटेंसेज लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन कैन मूव अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन बाय द प्रोसेस कॉल्ड डिफ्यूजन, ठीक है। ऑस्मोसिस क्या है, देखिए ऑस्मोसिस भी लगभग डिफ्यूजन की तरह ही प्रोसेस होता है, इसमें भी सेल के अंदर बाहर जो है चीज़ों का प्रोसेस होता है, ठीक है। तो द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, इसमें वाटर जो है वो सेल के अंदर बाहर होता है, ठीक है, थ्रू अ सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डिफ्यूजन में कोई सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन नहीं होती, जबकि ऑस्मोसिस में एक सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, वो अलाउ करती है कि कौन सी चीज़ अंदर जाएगी कौन सी चीज़ अंदर नहीं जाएगी, ठीक है। प्लांट सेल टेंड्स टू ऑब्टेन वाटर थ्रू ऑस्मोसिस, क्लियर। अब देखिए ऑस्मोसिस के हिसाब से हमने इनको कैटेगराइज कर दिया है, ठीक है। तो 3 कैटेगरी हमने बनाई है, एक हाइपोटोनिक, एक आइसोटोनिक और एक हाइपरटोनिक। तो देखिए हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस क्या होते हैं, ठीक है। मीडियम सराउंडिंग सेल हैज़ हायर वाटर कॉन्सेंट्रेशन देन सेल, अगर सेल के अंदर किसी भी चीज़ की कॉन्सेंट्रेशन कम है, वाटर की कॉन्सेंट्रेशन कम है, और सेल के बाहर वाटर की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, ठीक है, तो इस तरह के सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। जैसे एग्जांपल के तौर पर सेल विल गेन वाटर बाय ऑस्मोसिस एंड लाइकली टू बी स्वेल अप। आपने देखा होगा किशमिश पानी में डाल दो तो कैसे फूल जाती है, क्यों फूल जाती है, क्योंकि किशमिश के अंदर वाटर की कॉन्सेंट्रेशन कम है, बाहर कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, तो जो वाटर है वो आउटर इन्वायरमेंट से किधर आता है, सेल के अंदर, ठीक है, तो स्वेल अप हो जाता है सेल, ठीक है। इसके बाद आइसोटोनिक सॉल्यूशन, इसमें मीडियम का जो सराउंडिंग मीडियम है और सेल के अंदर जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बराबर होती है, इक्वल होती है, ठीक है, तो ना वाटर लॉस होता है और ना वाटर गेन होता है इसमें केस में। अब है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, इस केस में सेल के अंदर कॉन्सेंट्रेशन वाटर की ज़्यादा होती है और बाहर कॉन्सेंट्रेशन कम होती है, ठीक है।
जैसे आपने देखा होगा गर्मियों में अगर आलू आप रख दें तो धीरे धीरे वो सूखने लगता है, या जो भी आप फल देखते हैं, जो भी आप कोई भी अगर आप फ्रूट ले लें तो कुछ दिन बाद वो सूखने लगता है, क्योंकि बाहर वाटर की कॉन्सेंट्रेशन कम है, अंदर वाटर की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है। तो बाहर से जो भी वाटर है वो अंदर तो आएगा नहीं, तो फिर अंदर से कहाँ जाएगा, बाहर की तरफ। तो इस तरह के सॉल्यूशन को बोलते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट, अब बात करते हैं सेल के अंदर की, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम सेल मेम्ब्रेन की। सेल मेम्ब्रेन बेसिकली एक कवरिंग होती है जो सेल के ऊपर होती है, ठीक है। इट इज़ मेड अप ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन्स, ठीक है। किसकी बनी होती है ये, लिपिड एंड प्रोटीन की। ये फ्लेक्सिबल होती है और एनगल्फ अ फूड एंड अदर फ्रॉम द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एंडोसाइटोसिस। कुछ ऑर्गेनिज्म इसके थ्रू भी अपना भोजन लेते हैं और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एंडोसाइटोसिस। जैसे अमीबा है ना, वो इसी प्रोसेस से अपना फूड जो है ऑब्टेन करता है। जैसे मान लीजिए ये अमीबा है और यहाँ इसने फूड को देखा, ये मान लीजिए फूड है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, 2 सूडोपोडिया निकाल लेगा इस तरह के कुछ, ये इस तरह के, और यहाँ जो है फूड को घेर लेगा, ठीक है। घेरने के बाद ये फूड को अपने अंदर ले लेगा फूड वैक्यूल में, ठीक है। इस तरह से फूड वैक्यूल में फूड को इसने अंदर ले लिया। यहाँ होते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम्स। क्या होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स। फूड को डाइजेस्ट कर लेते हैं, इसके बाद ये क्या करता है, जो भी वेस्ट मटेरियल हो रहा है उसको एक्सक्रीट कर देता है, ठीक है। अपनी बॉडी से उसको एक्सक्रीट कर देता है। इस तरह से ये अपना भोजन लेता है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एंडोसाइटोसिस। अब फंक्शन क्या है, तो फंक्शन तो आपको पता ही होगी। इट परमिट्स द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सम मटेरियल्स इन एंड आउट ऑफ द सेल। ये भी बताया था मैंने आपको। इट प्रिवेंट्स मूवमेंट ऑफ सम अदर मटेरियल्स नॉट रिक्वायर्ड फॉर द सेल एज इट एक्ट्स लाइक ए सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो ये चीज़ों को एक तो सेल के अंदर बाहर परमिट करता है, दूसरा सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह भी ये बिहेव करता है, ठीक है। सेल वॉल, जो कि सिर्फ किस में पाई जाती है, प्लांट सेल में। तो सेल वॉल एक रिजिड कवरिंग होती है जो किसके ऊपर होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर, ठीक है। और ये सिर्फ प्लांट सेल में पाई जाती है। क्लियर। द प्लांट सेल वॉल इज मेनली कंपोज्ड ऑफ सेल्यूलोज, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है। अब सेल वॉल का फंक्शन क्या है, सेल वॉल परमिट्स द सेल of a plants, fungi and bacteria to withstand very dilute hypotonic external media without busting। अब देखिए, अगर मान लीजिए कोई ऐसा सेल है जो पानी में ही रहता है, पानी में ही है वो, तो वहाँ अगर मान लीजिए वाटर उसमें अंदर आता रहेगा तो वस्ट हो जाएगा वो। तो ये भी इंश्योर करती है कि सेल की जो लाइफ है उसको बचा सके डाइल्यूट होने से। इन सच मीडिया द सेल टेंड्स टू टेक water by osmosis, cell swell up, build up pressure against the cell wall। इसके बाद क्या होता है, जब सेल फूलने लगता है तो वो अपनी वॉल्स पे प्रेशर क्रिएट करता है, जिससे उसकी वॉल जो है वो क्या कर सकती हैं, फट सकती हैं। तो ये जो सेल वॉल होती है ये उसको उसके प्रेशर से, एग्जैक्ट प्रेशर से उसको प्रोटेक्ट भी करती है, ठीक है। नेक्स्ट, प्लाज्मोलाइसिस। व्हेन अ लिविंग प्लांट सेल loses water through osmosis, there is a shrinkage or contraction of contents of the cell away from the cell wall. This phenomena is called plasmolysis। देखिए, सेल जब श्रिंक होता है तो सेल वॉल से दूर जाने की तरफ होते हैं क्या, कंटेंट ऑफ द सेल। इसी फेनोमेना को हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मोलाइसिस, ठीक है। न्यूक्लियस, वेरी इंपॉर्टेंट। न्यूक्लियस इज द ब्रेन ऑफ द सेल। इट कंट्रोल्स ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द सेल। अब न्यूक्लियस बना किसका होता है, तो न्यूक्लियस हैज मेड डबल लेयर ऑफ कवरिंग कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हैज पोर विच अलाउ द ट्रांसफर ऑफ मटेरियल फ्रॉम इनसाइड एंड न्यूक्लियस ऑफ द साइटोप्लाज्म। द न्यूक्लियस कंटेन्स क्रोमोसोम्स, ठीक है। क्रोमोसोम्स तो होते ही हैं, क्रोमोसोम्स के अंदर डीएनए होता है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। सेल डिवीजन भी जो होता है वो न्यूक्लियस की हेल्प से ही होता है, ठीक है। तो सबसे पहले न्यूक्लियस डिवाइड होगा, उसके बाद सेल डिवाइड होता है। अब इसके अंदर होते हैं क्रोमोसोम्स, ठीक है। क्रोमोसोम्स इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि ये सेल डिवीजन और जितने भी एक्टिविटीज़ होती हैं आपकी रिप्रोडक्शन की, वो सब क्रोमोसोम्स ही हैंडल करते हैं। क्रोमोसोम्स कंटेन इंफॉर्मेशन फॉर इनहेरिटेंस ऑफ
फीचर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू नेक्स्ट जनरेशन। तो जो भी हमारे जीन्स जाते हैं वो नेक्स्ट जनरेशन में वो क्रोमोसोम्स के थ्रू जाते हैं, डीएनए के थ्रू जाते हैं, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। क्रोमोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डीएनए और प्रोटीन का बना होता है क्रोमोसोम्स, ठीक है। फंक्शनल सेगमेंट ऑफ द डीएनए आर कॉल्ड जीन्स, ठीक है। तो डीएनए का जो फंक्शनल सेगमेंट होता है उसको जीन्स बोलते हैं। इनके अंदर ही कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो अगली जनरेशन में पास ऑन होती हैं। इन नॉन डिवाइडिंग सेल द डीएनए इज प्रेजेंट एज ए पार्ट ऑफ क्रोमेटिन मटेरियल। जब तक सेल डिवाइड नहीं होता है तब तक डीएनए जो है वो क्रोमेटिन मटेरियल की तरह बिहेव करता है। क्रोमेटिन मटेरियल इज विजिबल एज एन एंटाइटल्ड chromatin material is visible as entangled mass of thread like structure where the cell is about to divide, ठीक है। जब भी सेल डिवाइड होने वाला होता है तब ये किस शेप में आ जाता है, क्रोमोसोम वाली शेप में आ जाता है, इस तरह की शेप में। तब तक क्रोमेटिन मटेरियल की तरह पड़ा रहता है, इस तरह की शेप में आ जाता है, ठीक है। ये डबल लेयर होती है इस तरह से, ठीक है, इस तरह से। चलिए फंक्शन देख लेते हैं न्यूक्लियस के। The nucleus plays an important role in the cellular reproduction. It is process by which a single cell divides and forms two new cells, ठीक है, रिप्रोडक्शन में यूज होता है न्यूक्लियोइड। अब कई ऐसे बैक्टीरियाज और ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें न्यूक्लियस प्रोमिनेंट उतना नहीं होता है, ठीक है, तो उसमें होता है न्यूक्लियोइड। इन सम ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया द न्यूक्लियर रीजन ऑफ द सेल मे बी पुअरली डिफाइंड ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगी तो जो न्यूक्लियर के अंदर की सारी चीजें होंगी वो इधर उधर पड़ी रहेंगी, भाई कोई रोकने वाला भी होगा ही नहीं उसको, ठीक है। तो इस तरह के न्यूक्लियस को हम न्यूक्लियोइड बोलते हैं, क्लियर। सच एन अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन कंटेन ओनली न्यूक्लिक एसिड इज कॉल्ड न्यूक्लियोइड। इसके अंदर न्यूक्लिक एसिड होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड। अब एक और इंपॉर्टेंट फ्लूइड है सेल के अंदर, इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म, ठीक है। साइटोप्लाज्म इज अ फ्लूइड कंटेन्ड इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। इट कंटेन्स मैनी स्पेशलाइज्ड सेल ऑर्गेनेल। इसके अंदर ही सारे सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, कौन कौन से, ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी एपरेटस, प्लास्टिड्स, वैक्यूल, लाइजोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सारे साइटोप्लाज्म में रहते हैं, ठीक है। इट हेल्प्स इन द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन सेल ऑर्गेनल्स, ठीक है, हेल्प करता है एक्सचेंज ऑफ मटेरियल की बिटवीन ऑर्गेनल्स, जो सेल के अंदर चीज़ें होती हैं। इट एक्ट एज ए स्टोर ऑफ वाइटल केमिकल सच एज अमीनो एसिड, ग्लूकोज, विटामिन्स, आयंस, ईटीसी। ये इंपॉर्टेंट केमिकल्स को भी स्टोर करके रखता है, नेमली अमीनो एसिड, ग्लूकोज, विटामिन्स एंड आयंस। अब बात करते हैं सब सेल ऑर्गेनल्स। तो सबसे पहले आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। ये कैसा होता है, ट्यूब और शीट की तरह होता है इसका स्ट्रक्चर, ठीक है। अगर आप डायग्राम देखेंगे तो आपको दिख जाएगा ये। इट लुक्स लाइक लॉन्ग ट्यूब्यूल्स और राउंड ओब्लोंग बैग, ठीक है, इस तरह की शेप होती है इसकी। द ईआर मेम्ब्रेन इज सिमिलर इन स्ट्रक्चर टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये किसकी तरह स्ट्रक्चर होता है इसका, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरह। और ये भी किसकी बनी होती है, लिपिड और प्रोटीन की, ध्यान रखिएगा। लिपिड मतलब फैट की बात कर रहा है। ये दो टाइप के होते हैं, रफ और स्मूथ, आरईआर और एसईआर, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं रफ की, ठीक है। आरईआर लुक्स अंडर अ माइक्रोस्कोप। जब आप आरईआर को देखेंगे तो वो रफ लगेगा आपको। क्यों रफ लगेगा, क्योंकि उसके ऊपर होते हैं राइबोसोम्स, ठीक है। और राइबोसोम्स का काम होता है प्रोटीन को सिंथेसाइज करना, ठीक है, इसलिए इसको हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं, ठीक है। जबकि एसईआर स्मूथ दिखता है, क्यों, क्योंकि वो फैट या लिपिड को मैन्युफैक्चर करता है, ठीक है। सम ऑफ दीज प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। अब जो प्रोटीन सिंथेसाइज हुआ है एसईआर और आरईआर में, लिपिड और प्रोटीन, वो किसको बनाने के काम आता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, ठीक है। इस प्रोसेस को हम मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस बोलते हैं, ठीक है। वन फंक्शन ऑफ ईआर इज टू सर्व एज ए चैनल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स। ये भी काम होता है, ये एक चैनल की तरह काम करता है फ्रॉम ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल, स्पेशली बिटवीन वेरियस रीजन ऑफ साइटोप्लाज्म और बिटवीन द साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियस।
साइटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म के बीच में और साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बीच में एक चैनल का काम करता है ये, ठीक है। नेक्स्ट, गोल्जी एपरेटस। गोल्जी एपरेटस कंसिस्ट ऑफ सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स अरेंज्ड अप्रोक्सीमेटली पैरेलल टू ईच अदर इन द स्टैक कॉल्ड सिस्टर्न। ये इस तरह से ये आपके ये होता है गोल्जी एपरेटस, इसलिए सेल में देखेंगे, ठीक है। तो ये देखिए पैरेलल स्ट्रक्चर है, ये देखिए पैरेलल है, ठीक है, और इनको हम स्टैक्स बोलते हैं, ठीक है। अब फंक्शन क्या है, द मटेरियल सिंथेसाइज नियर ईआर इज पैक्ड एंड डिस्पैच्ड। जितना भी मटेरियल ईआर ने सिंथेसाइज किया है उसको डिस्पैच करना और पैकेजिंग करना उसकी, ये सब काम करता है हमारा गोल्जी एपरेटस। इट फंक्शन इंक्लूड द स्टोरेज, मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग ऑफ प्रोडक्ट्स इन वेसिकल्स। इन सम केसेस कॉम्प्लेक्स शुगर मे बी मेड फ्रॉम सिंपलर शुगर इन द गोल्जी एपरेटस, ठीक है। पैकेजिंग डिस्पैचिंग के अलावा भी ये क्या करता है, कॉम्प्लेक्स शुगर को सिंपल शुगर में कन्वर्ट कर देता है। लाइजोसोम, वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि वाई लाइजोसोम आर कॉल्ड सोसाइटल बैग ऑफ द सेल। अभी पता लग जाएगा ये कि इसका आंसर क्या है। तो देखिए, लाइजोसोम्स आर काइंड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल। तो जितने भी वेस्ट डिस्पोजल होता है वो सब लाइजोसोम हैंडल करता है। लाइजोसोम हैज मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर whose cells are filled with digestive enzyme। इसके पास बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, ठीक है। अब फंक्शन क्या है, लाइवोसोम्स ब्रेक फॉरेन मटेरियल्स एंटरिंग द सेल, ठीक है। क्या कर देता है, जो भी फॉरेन मटेरियल जिसकी जरूरत नहीं है सेल को, उसको ये क्या कर देता है, ब्रेक डाउन कर देता है उसका। लाइक सच सम बैक्टीरिया, फूड एज वेल एज ओल्ड ऑर्गेनेल्स इनटू द सेल पीसेस। दे कंटेन पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम विच आर मेड ऑफ RER which is capable of breaking down all organic material made in the RER। अब देखो, ये है लाइवोसोम्स को हम सोसाइटल बैग क्यों बोलते हैं। ड्यूरिंग द डिस्टर्बेंस इन द सेलुलर मेटाबॉलिज्म, कभी कभी क्या होता है, सेलुलर मेटाबॉलिज्म में अगर डिस्टर्बेंस होने लग जाए या सेल जो है गड़बड़ होने लग जाए, डैमेज होने लग जाए, तो जो लाइवोसोम्स है उसके पास होते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम, ठीक है। तो जैसे ही लाइवोसोम्स को लगेगा कि ये जो आपका सेल है वो एक्टिविटी सही तरह से नहीं कर रहा है, तो जो लाइवोसोम है वो वस्ट हो जाता है, फट जाता है। फटने के बाद उसमें होते हैं अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स, और डाइजेस्टिव एंजाइम्स क्या करते हैं, पूरे सेल को डाइजेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। इसीलिए हम इसको बोलते हैं सोसाइटल बैग ऑफ द सेल। नेक्स्ट, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल, क्योंकि जितनी भी एनर्जी बनती है वो बनती है हमारी माइटोकॉन्ड्रिया में, और बनती है ATP की फॉर्म में। किसमें, ATP, ध्यान रखिएगा, एड्रीनोसिन ट्राइफॉस्फेट। द आउटर मेम्ब्रेन इज वेरी पोरस वाइल द इनर मेम्ब्रेन इज डीपली फोल्डेड। इसकी जो मेम्ब्रेन होती है, दो मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है ये, इसकी ऊपर की मेम्ब्रेन होती है वो पोरस होती है, पोर्स होते हैं उसमें, जबकि नीचे की डीपली फोल्डेड होती है। दीज फोल्ड क्रिएट्स ए लार्ज सरफेस एरिया फॉर ATP जनरेशन, ठीक है। फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया तो बड़ा सिंपल सा है कि एनर्जी सिंथेसाइज करता है इन द फॉर्म ऑफ ATP। ATP इज नोन एज एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, क्लियर। अब जितनी भी ATP है वो सब हमारी जितनी भी केमिकल एक्टिविटीज होती हैं बॉडी में वो सब के लिए रिक्वायर्ड होती है। माइटोकॉन्ड्रिया हैव देयर ओन DNA एंड राइबोसोम्स, इंपॉर्टेंट है ये भी, इसके पास भी अपना खुद का DNA और राइबोसोम्स होता है। देयरफॉर माइटोकॉन्ड्रिया आर एबल टू मेक सम ऑफ देयर ओन प्रोटीन, ठीक है। तो प्रोटीन तो सिंथेसाइज कर ही लेगा जब किसी बार राइबोसोम्स होंगे तो। अब बात करते हैं प्लास्टिड्स की, जो कि हमारा किस में होता है, प्लांट सेल में, ठीक है। प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल्स। देयर आर 3 टाइप्स, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट, ठीक है। तो सबसे पहले क्रोमोप्लास्ट, कलर्ड प्लास्टिड होता है, ठीक है। ल्यूकोप्लास्ट वाइट और कलरलेस होता है, जबकि क्लोरोप्लास्ट कंटेन्स द पिगमेंट क्लोरोफिल। यही सबसे इंपॉर्टेंट है, इसी को पढ़ना है हमें, ठीक है, क्लास 10 तक। क्लोरोप्लास्ट, यही फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। प्लास्टिड्स हैव देयर ओन DNA एंड राइबोसोम्स। ये भी माइटोकॉन्ड्रिया की तरह ही अपना खुद का DNA और राइबोसोम्स रखता है, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट आर इंपॉर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस इन द प्लांट्स। अब इसी में देखिए वैक्यूल,
वैक्यूल जो होता है आर स्टोरेज सेल्स फॉर सॉलिड और लिक्विड कंटेंट। तो वैक्यूल जो होता है मैंने बताया था आपको, वो प्लांट सेल में ही पाया जाता है और काफ़ी प्रोमिनेंट होता है। किस लिए होता है? आर द स्टोरेज सेल्स फॉर सॉलिड एंड लिक्विड कंटेंट्स। ठीक है। द सेंट्रल वैक्यूल ऑफ सम प्लांट सेल में बी 50 to 90% ऑफ द सेल। मतलब इतना बड़ा हो सकता है कि ये सेल एरिया का 50 से 90% तक घेर सकता है। ठीक है। मैनी इंपॉर्टेंट सबस्टेंसेज इन द लाइफ ऑफ द प्लांट्स आर स्टोर्ड इन द वैक्यूल। ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट जो चीज़ें होती हैं, सबस्टेंस होते हैं सेल के लिए, वो सब कहाँ स्टोर होते हैं? वैक्यूल में। लाइक अमीनो एसिड, शुगर, वेरियस ऑर्गेनिक एसिड्स एंड सम प्रोटीन। आई थिंक आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको इस चैनल पर क्लास 9th साइंस, कंप्लीट बायो फिजिक्स केमिस्ट्री, क्लास 10th बायो फिजिक्स केमिस्ट्री, पूरे साइंस के नोट्स प्लस वीडियोस मिलने वाले हैं। स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।